टोटल आप बोलेंगे कि 10 मेंबर्स जो है ऑफिशियली हो गए हैं, राइट। और फटाफट से बता दो कि भाई 15वां अगर साउथ अफ्रीका में हुआ है तो 16वां जो ब्रिक्स समिट है वो कहां पर होने वाला है, फटाफट से 16th ब्रिक्स समिट कहां पर होने वाला है, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। यस, मना कर दिया है, जल्दी से बताएंगे। अब जो है 16th समिट कहां पर होने वाला है, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही जो लिख रहे हैं, रशिया, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो अब जो है ये रशिया के कजान में इसको होस्ट जो है इस साल यानी साल 2024 में इसको होस्ट किया जाना है। सो प्रश्न के आधार पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सपोसैट का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बतानी है। एक्सपोसैट की पढ़ चुके हो। एक्सपोसैट मिशन जो है आपका है ना, इसरो के द्वारा ये आपका लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर एक्सपोसैट मिशन की अगर हम बात कर लेते हैं है ना, इसको लॉन्च किया गया है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्सरे, कौन सी फुल फॉर्म हो जाएगी, सही, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जो सी लिख रहे हैं बच्चे बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। एक्सपोसैट मिशन की अगर बात की जाए तो इसको इसरो के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। सो एक्सपोसैट मिशन जो है अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर, एक्सपोसैट मिशन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आप कह सकते हैं कि ये इसरो का मिशन है, इसरो के द्वारा इसे हाल ही में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ये सैटेलाइट का काम होगा एक्सरेज की स्टडी करना, जो हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं है ना, उनके उनसे एक्सरेज निकलती है, उनकी स्टडी करने का। बेसिक आप इतना याद रखेंगे कि एक्सरेज की स्टडी के लिए क्या है ये मिशन आपका लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ इसरो जो है ये सेकंड स्पेस एजेंसी है, या इसरो किसकी है भाई, भारत की है। तो बोल सकते हैं कि भारत जो है सेकंड नेशन है जिसने क्या है एक्सरेज की स्टडी के लिए तरीके की सैटेलाइट को लॉन्च किया है। पहला देश जो है, फर्स्ट नेशन जो है, जो कि क्या है ब्लैक होल की और एक्सरेज की स्टडी करने के लिए जिसने सैटेलाइट लॉन्च की थी, वो हो जाएगा यूएस। और दूसरा नेशन हो जाएगा एक्सरेज और ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, एक्सपोसैट, जो कि इसरो के द्वारा है। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि PSLV C58 के द्वारा क्या है लॉन्च व्हीकल जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो हो जाएगा PSLV C58 आपका क्या है लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। लॉन्च व्हीकल भी ध्यान रखना है। सो एक्सपोसैट की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट आपका जो है इसका करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, कहा गया है कि 2024 में DRDO स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाएगा। वेरी इजी, बिल्कुल सिंपल है। DRDO की बात करते हैं तो पहले तो DRDO की फुल फॉर्म बताएंगे सारे बच्चे मुझे कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है। कई बच्चों को DRDO की फुल फॉर्म नहीं पता होती है। DRDO की अगर बात करते हैं तो इस साल DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, वेरी गुड मोहम्मद। Yes, 66 बोलेंगे, यस राजू। सो 66 एडिशन जो है या फाउंडेशन डे जो है, स्थापना दिवस जो है इस साल मनाया गया है। वेरी गुड कविता। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो डिफेंस के लिए क्या है R&D करने का काम करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट करने का काम करता है DRDO। तो हम बोलेंगे डिफेंस का रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से बताएंगे कि इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। सो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन की मैं बात करती हूँ तो 1 जनवरी को आता है। 1 जनवरी 1958 में ये स्थापित हुआ है ना। बस ध्यान रखेंगे मुख्यालय इसके कहां पर हो जाएंगे, हेडक्वार्टर्स बच्चों इसके हो जाएंगे कहां पर, नई दिल्ली में। इसके मैंने पूछा था अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, वेरी गुड राजेश ठाकुर। अध्यक्ष इसमें आपके हो जाते हैं समीर वी कामत। कौन हो जाते हैं, समीर वी कामत आपके वर्तमान में यहाँ पर DRDO के अध्यक्ष हो जाते हैं। इस साल 66 फाउंडेशन डे जो है मनाया गया है। कौन से मंत्रालय के तहत आ जाएगा, DRDO भाई डिफेंस के लिए काम करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाएगा। रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है DRDO, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। वन नेशन वन पास निम्नलिखित में से यादव है, राइट। सो भूपेंद्र यादव की बात करें तो उनके द्वारा क्या है लॉन्च किया गया था, किससे जुड़ा हुआ है, प्रश्न में सिंपल पूछा हुआ है, नो नॉट इलेक्शन। देखो वन नेशन वन इलेक्शन तो ऑलरेडी है ना, नाम में ही आ जाएगा इलेक्शंस। वन नेशन वन पास बोला गया है तो ये पास किसके लिए दिया जा रहा है, यस सोमनाथ, यस प्रदीप। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलेंगे आप, वन उपज के लिए है ना। तो याद आया होगा जिन्होंने पढ़ा है। वन नेशन वन पास की अगर हम बात करते हैं तो अच्छी किससे जुड़ा हुआ है, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़ा हुआ है। देखो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है ना, जो बैम्बू टिम्बर वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, बांस फूस होता है, जो जंगल का जो भी उपज होता है, इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या है भाई, पास की जरूरत होती है। तो ये पास अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से इशू करती है ले जाने वालों के लिए। सो इसके लिए क्या है, वन नेशन वन पास लॉन्च किया गया है कि एक ही पास जो है बनाया जाएगा, मतलब एक ही विंडो से एक ही सिस्टम से सभी लोगों के लिए पास जो है जनरेट किया जा सकता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसे एक और नाम दिया गया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम ही इसे कहा गया है। इसे नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम ही, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम भी क्या है, इसे कहा गया है। सो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर बोलेंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, NTPC नहीं NTPS, NT नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, वन फॉरेस्ट वन प्रोड्यूस। सॉरी वन नेशन वन पास का हो जाएगा आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित है। इसे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का हाल ही में पहला पूर्ण लड़कियों के सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर हुआ है, मैंगलोर, चेन्नई, वृंदावन या फिर पटना। ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वो कहां पर लॉन्च किया गया है, ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, फटाफट से बता देंगे। सो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये कहां पर आया है, वेरी गुड। जो भी वृंदावन लिख रहे हैं यस बच्चों बिल्कुल सही जा रहे हैं, यस नाज परवेज, यस सिफा, यस कलावती, ऑप्शन सी वृंदावन सही आंसर हो जाएगा। तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में क्या है, ये पूरा लड़कियों का जो है ना क्या है सैनिक स्कूल आपका लॉन्च किया गया है। इस तरीके का ये पहला सैनिक स्कूल है जिसमें सिर्फ लड़कियां होंगी, यानी कि ऑल गर्ल्स आपका ये सैनिक स्कूल जो है बनाया गया है। इस तरीके के 100 आपके सैनिक स्कूल को सेटअप किया जाना है ऑल ओवर इंडिया। सो इसको लॉन्च अभी हाल ही में किया गया है राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा क्या है इस स्कूल का उद्घाटन जो है अभी हाल ही में कहां पर किया गया है, ध्यान रखेंगे वृंदावन उत्तर प्रदेश में। ये भारत का पहला पूर्ण लड़कियों के सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है यूपी में किया गया है। ऑप्शन वृंदावन सही
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दीव बीच गेम्स 2024 के शुभंकर का नाम क्या है? वीर, मंगई, उज्ज्वला, टॉम या फिर पर्ल। बहुत सिंपल सा सवाल है और बीच गेम्स के ऊपर भी इसके ऊपर साथ साथ में चर्चा कर लेंगे। देखो बीच गेम्स की अगर बात करते हैं, दीव बीच गेम्स आपके पहली बार करवाए गए हैं, फर्स्ट एडिशन आपका करवाया गया है जनवरी के महीने में। ये जो पहला संस्करण हुआ है ये कहां पर हुआ है? बीच आपसे बिल्कुल पूछ सकता है, तो आप बोलेंगे कि घोघला बीच में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। और यहाँ पर आपसे मैस्कॉट का नाम पूछा हुआ है, सो नॉट उज्ज्वला, उज्ज्वला नहीं बोलेंगे बच्चे, आंसर करेंगे आप पर्ल करेंगे। जो बच्चे कंफ्यूज हैं, उज्ज्वला की अगर हम बात करते हैं तो ये है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मैस्कॉट है ना, ये है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मैस्कॉट है ना, पैरा लिखा है तो पर किसके होंगे? उज्ज्वला के, उज्ज्वला चिड़िया की उसमें बनाई गई है, सो उज्ज्वला हो जाएगी। वीर मंगई की बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके जो है ना कल ही समाप्त हुए हैं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है जो छठा संस्करण हुआ है उसका मैस्कॉट हो जाएगा वीर मंगई है ना। और टोंक और ब्लेज थे आपके, टोंक और ब्लेज आपके आईसीसी वर्ल्ड कप के थे, तो वहां से टोंक उठाया गया है। सो यहाँ पर ऑप्शन बचता है पर्ल आपके पास, तो टिक कौन सा करेंगे? पर्ल आप लोग टिक करेंगे है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पर्ल हो जाएगा। फटाफट से बताओ कि बीच गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जो है वो किसने जीते हैं? सबसे ज्यादा पदक जो है वो किसने जीते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा मेडल्स जो है वो कौन से राज्य में जीते हैं यहाँ पर? वेरी गुड। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मेडल्स बच्चों यहाँ पर किसने जीते हैं? आप बोलेंगे कितने मेडल्स जीते हैं और इसका आंसर करेंगे जल्दी से। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कितने मेडल्स जीते गए हैं, तो 18 मेडल्स आपके एमपी के द्वारा जीते गए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पर्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार की गैर कृषि उत्पाद श्रेणी में किस जिले ने पुरस्कार जीता है? अल्लूरी, सीताराम राजू, बुरहानपुर, कोल्लम या फिर काकीनाड है ना। तो यहाँ पर अगर बात की जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है आपकी वो यहाँ पर आ जाती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आ जाती है यहाँ पर आपकी है ना। तो यहाँ पर अगर पहली बात तो बात करूं तो ये पुरस्कार आपके इसके तहत दिए गए हैं। इसके लिए एक इवेंट करवाया गया था, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024। ये आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव आपका जनवरी में करवाया गया। इसका आयोजन जो है कहां पर? नई दिल्ली में करवाया गया। इसी के तहत क्या है आपके ये पुरस्कार भी दिए गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर बच्चे बात करते हैं सबसे पहले तो इसे साल 2018 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर ये मॉडल सेंटर को पसंद आया तो सेंटर ने इसे पूरे देश में लागू किया कि हर जिले से एक प्रोडक्ट आपका निकाला जाएगा। तो इसी में पुरस्कार दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की कैटेगरी में कौन सा जिला है जिसको ये पुरस्कार दिया गया है? तो यस अश्विनी, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा काकीनाड। काकीनाड की अगर हम बात करते हैं तो ये जिला कहां पर आ जाता है? ये जिला आ जाता है आंध्र प्रदेश में। क्लास में मैंने आपको 4 कैटेगरी जो है वो पढ़ाई थी, एक तो एग्रीकल्चर कृषि उत्पाद की श्रेणी, गैर कृषि उत्पाद श्रेणी, और दो हमने स्टेट्स की कैटेगरी पढ़ी थी। तो अगर गैर कृषि उत्पाद की श्रेणी की बात करें तो काकीनाड आ जाएगा, और अगर कृषि उत्पाद की श्रेणी की बात करती हूँ एग्रीकल्चर जो है ना कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ये भी अल्लूरी सीताराम राजू जो है आपका आंध्र प्रदेश का ही डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका एग्रीकल्चर श्रेणी में टॉपर आ जाता है जिसे गोल्ड मेडल मिला है। अब स्टेट ए की कैटेगरी में आ जाती हूँ। टोटल आपकी 4 कैटेगरीज है, तो स्टेट ए की कैटेगरी में जो स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पर उडीओपी अवार्ड्स में, ये किसने जीता है? तो आप बोलेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है, यूपी ने क्या है ये जीता है। उसके अलावा स्टेट बी की कैटेगरी में थी तो यहाँ पर यूटीज आ गए आपके, जहां पर जम्मू कश्मीर ने गोल्ड मेडल जीता है। तो मेन 4 आपको कैटेगरीज याद रखनी है कि टॉप किसने किया है। गैर कृषि उत्पाद में काकीनाड, कृषि उत्पाद की श्रेणी में अल्लूरी सीताराम राजू, स्टेट ए में हो जाएगा गोल्ड मेडल यूपी के पास, और स्टेट बी में हो जाएगा यूटी जम्मू कश्मीर के पास ही मेडल हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ध्यान रखेंगे कि ये कौन से राज्य से इंस्पायर्ड है? ये यूपी से इंस्पायर्ड है। इसे साल 2018 में सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न के आधार पर ऑप्शन डी काकीनाड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, GSAT-20 निम्नलिखित में से किसकी भारी संचार उपग्रह परियोजना है? GSAT-20 की अगर बच्चे बात करते हैं तो GSAT-20 की बात अगर की जाए तो बोला गया है कि इसमें से किसके द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है? SpaceX, Skyroot, NSIL या फिर NARL। तो अगर बच्चे बात करते हैं GSAT-20 की, तो GSAT-20 आपका एक सैटेलाइट का नाम है ना, GSAT-20 या GN2 भी इसे कहा जा सकता है। तो ये वेरी गुड, जो NSIL लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। देखो डिफरेंस समझेंगे। GSAT-20 की अगर बात करते हैं तो ये एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। आपसे मैंने प्रश्न पूछा है कि प्रोजेक्ट इसमें से किसका है, तो ये प्रोजेक्ट हम बोलेंगे कि प्रोजेक्ट है ये NSIL का। NSIL क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का क्या है बच्चों? ये प्रोडक्ट है। अब ये जो न्यू स्पेस इंडिया है ये किसके तहत काम करता है? ये इसरो के तहत काम करता है ना। सारा काम इसरो तो नहीं कह सकता, तो इसरो के तहत क्या है? NSIL आता है। NSIL आपका साल 2019 में बनाया गया था। तो NSIL भी कई प्रोजेक्ट्स आपके हैंडल करता है, कई सारे सैटेलाइट्स आपके हैंडल करता है, राइट। तो NSIL के द्वारा ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया जाएगा। GSAT-20 एक हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब यहाँ पर क्या है? Falcon 9 का इस्तेमाल किया जाएगा इसको लॉन्च करने के लिए। ये आपका क्या है? रॉकेट है, या आप बोल सकते हैं लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। ये जो रॉकेट है ये है SpaceX कंपनी का, ठीक है। और क्यों हम लोग SpaceX की मदद ले रहे हैं? SpaceX जो इलॉन मस्क की कंपनी है, राइट। सो यहाँ पर अगर बात करें तो SpaceX की हेल्प इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सैटेलाइट का वेट बहुत ज्यादा है, वजन बहुत ज्यादा है। इसका जो वेट है वो है 4700 kg का इसका इस सैटेलाइट का क्या है? वेट हो जाता है। तो इतना भार उठाने के लिए हमारे पास अभी लॉन्च व्हीकल या रॉकेट मौजूद नहीं है। इसीलिए हम एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है SpaceX, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, इसका क्या है? इसका यूज करके इसका जो रॉकेट है Falcon 9 इसका इस्तेमाल करके हम लोग GSAT-20 या फिर इसे GSAT-N2 भी कहा जा सकता है, N2 भी कई जगह लिखा हुआ है, तो इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रोजेक्ट, इंडिया का प्रोजेक्ट है या इसरो का प्रोजेक्ट भी आप इसे बिल्कुल कह सकते हैं। तो प्रश्न के आधार पर सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी NSIL बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बैठता है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ना, इसके द्वारा क्या है आपका ये लॉन्च किया जाएगा स्पेस, ये आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आगे आते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सादर जापरोव ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्र प्रतीक जो है वो घोषित किया है? किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। देखो राष्ट्रपति सादर जापरोव कहाँ के हैं, किसी से पता चल जाएगा आंसर। तो स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल घोषित किया गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सही आंसर जा रहे हैं सभी के। ये साक्षी
यस करेंट, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका किर्गिस्तान। सो किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट है कौन है? सादिर जापरोव। इनके द्वारा क्या है घोषणा की गई है कि जो स्नो लेपर्ड है इसको क्या बनाया जाएगा? यहाँ का नेशनल सिंबल बनाया जाएगा। कल ही अभी हमने पढ़ा है कि भारत में भी स्नो लेपर्ड असेसमेंट जो है आपका लॉन्च किया गया है। स्नो लेपर्ड की जनसंख्या पॉपुलेशन असेसमेंट जो है आपका क्या है लॉन्च किया गया है, जनसंख्या का आंकलन किया गया है। जल्दी से बता दो कि सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड जो है वो कौन से यूटी में हमें देखने को मिले हैं, है ना? टोटल बात करें तो 718 स्नो लेपर्ड हो गए हमारे पास जो बताया गया है असेसमेंट में। और टॉप पे कौन हो जाएगा? यस शशांक, टॉप पर हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में कितने बताए गए हैं? लद्दाख में 477 लेपर्ड जो है ना कहे गए हैं कि भारत में इतने क्या है हमारे पास लेपर्ड जो है वो मौजूद है ना? तो स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है ना? हिम तेंदुए की राजधानी दुनिया में किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्नो लेपर्ड कैपिटल हो जाएगी आपकी। यस राजू, यस रोहित, स्नो लेपर्ड कैपिटल भी किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है स्नो लेपर्ड कैपिटल, है ना? स्नो लेपर्ड कैपिटल भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर किर्गिस्तान ने नेशनल सिंबल बनाया है। इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है, सबसे ज्यादा लद्दाख में है। और कुल जनसंख्या जो है ध्यान रखेंगे 718 हो जाएगी, है ना? तो ये डेटा जो है अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कल ही जो है करवाया था। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा क्या है आपका जारी किया गया है। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान। आगे आते हैं 2032 ओलंपिक का मेजबान कौन सा शहर है? देखो ओलंपिक्स आपके चर्चा में रहने वाले हैं अभी, तो इस साल तो वैसे भी होने वाले हैं, राइट? तो आपको पता होना चाहिए आगे के संस्करण भी कहां पर होने वाले हैं। इसके अलावा जनवरी में हॉकी के ओलंपिक क्वालिफायर्स इवेंट हुए थे, है ना? इसके अलावा हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स आपके इवेंट जो है, हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट जो है वो हुए थे। क्वालिफाइंग इवेंट्स आपके अभी भी चल रहे हैं, है ना? तो ये क्वालिफायर्स इवेंट आपके करवाए गए थे अलग अलग जगहों पर, जिसमें से एक इवेंट रांची झारखंड में भी करवाया गया था। तो वहीं से उसी के संदर्भ में सवाल है, उसी के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन कि 2032 ओलंपिक्स कहां होने वाले हैं? तो ये अक्षय कुमार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिस्बेन हो जाएगा। ब्रिस्बेन में होंगे 2032 ओलंपिक्स। 2024 इस साल कहां पर होने वाले हैं? इस साल ओलंपिक्स कहां पर होने वाले हैं? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 2028 में ध्यान रखेंगे बच्चे कि लॉस एंजलिस में आपके क्या है ये होने वाले हैं। और 2024 यानी इस साल कहां पर होने वाले हैं? वेरी गुड भारती जा, इस साल कहां पर होने वाले हैं? इस साल आप बोलेंगे भाई पेरिस, फ्रांस में इनका आयोजन जो है वो क्या है किया जाने वाला है, राइट? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान रखेंगे पेरिस, फिर लॉस एंजलिस, फिर ब्रिस्बेन। और फिर उसके बाद जो है भारत पूरी कोशिश में है कि 2036 में हम ही लोग क्या है ओलंपिक्स की मेजबानी करें। अब तक हमने एक बार भी ओलंपिक्स को होस्ट नहीं किया है ना? ओलंपिक सबसे बड़ा आपका स्पोर्टिंग इवेंट होता है दुनिया भर में, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स यहीं पर खेले जाते हैं, सबसे ज्यादा एथलीट्स ओलंपिक के खेलों में ही भाग लेते हैं। तो बहुत बड़ा आपका इवेंट होता है। इतने बड़े इवेंट को करवाने के लिए बहुत ज्यादा फंड्स की भी जरूरत पड़ती है ऑफकोर्स। तो भारत भी चाहता है कि 2036 में जो है भारत पूरी कोशिश में है कि अहमदाबाद में इसे होस्ट करेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 2032 में आ जाएगा ब्रिस्बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है? इंदौर, भोपाल, उदयपुर या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत भारत ने कौन से शहरों को नॉमिनेट किया है? एक होते हैं आपके रामसर स्थल और एक आ जाती हैं आपकी वेटलैंड सिटीज, ऐसे जहां पर वेटलैंड्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, इंपोर्टेंट वेटलैंड्स रहेंगे, है ना? तो ऐसे शहरों को वेटलैंड सिटीज में शामिल किया जाता है। भारत में अभी तक एक भी वेटलैंड सिटी नहीं है। यस बच्चे, यस राजन। तो यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, है ना? उपरोक्त सभी। तो 3 शहर हैं यानी कि इंदौर, भोपाल और उदयपुर, इन तीनों शहरों को नॉमिनेट किया गया है भारत के द्वारा कि इन तीनों को वेटलैंड सिटी जो है भारत में बनाया जाए। भारत में अभी तक एक भी वेटलैंड सिटी नहीं है। सबसे ज्यादा वेटलैंड सिटीज आपको चाइना में देखने को मिलती है। सो ये वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की जो बात है, ये कन्वेंशन इसके लिए साइन किया गया था साल 2015 में, है ना? तो रामसर कन्वेंशन के तहत ही हुआ था। रामसर कन्वेंशन आप सबको पता होगा वैसे। रामसर कन्वेंशन की बात करें, है ना, तो रामसर संधि के तहत क्या है आपका सिटी बनाने की बात जो है वो की गई थी साल 2015 में कि भी शहरों को भी वेटलैंड सिटीज का दर्जा दिया जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो भारत की तरफ से ध्यान रखना है इंदौर, भोपाल और उदयपुर, ये 3 हमारे शहर हैं। इंदौर में बात करूं तो आपको सिरपुर लेक देखने को मिल जाता है जो वेटलैंड स्थल भी, जो आपका रामसर स्थल भी है, भोज वेटलैंड मिल जाता है, फतेह सागर वेटलैंड मिल जाता है उदयपुर में। उदयपुर में तो खैर सिटी ऑफ लेक्स भी उदयपुर को कहा जाता है। तो 3 हमारे शहर हो जाते हैं, है ना, जिनको क्या है जो है वेटलैंड सिटी के तौर पर भारत ने नामांकित नॉमिनेट जो है वो किया है। जैसे वेटलैंड समझना है वो कल की क्लास में आ सकते हैं जिसमें हम वेटलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वेटलैंड्स डे पढ़ेंगे। आगे आते हैं, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहां पर है? वेरी सिंपल, हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड कहां पर हो जाते हैं? कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर सूरत। सो अभी हाल ही में क्या है वेस्टर्न नेवल कमांड के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ को नियुक्त किया गया था। क्या बोला मैंने कहा फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ को नियुक्त किया गया था। जो ये हमारे नेवल कमांड्स हैं भारतीय नौसेना के, इसके 3 नेवल कमांड्स हैं, है ना? जो हमारी नेवी है, जो हमारी भारतीय नौसेना है, इसके 3 नेवल कमांड्स आ जाते हैं। ईस्टर्न आ जाता है, वेस्टर्न आ जाता है और सदर्न नेवल कमांड आ जाता है, राइट? सो हमारे पास 3 नेवल कमांड्स आ जाते हैं बच्चे। और अभी हाल ही में क्या है वेस्टर्न के जो है आपके फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ आ जाते हैं। हर नेवल कमांड को फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के द्वारा हेड किया जाता है। तो यहाँ पर वेस्टर्न के आपके अभी हाल ही में फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह आप लोग बोलेंगे, राइट? और वेस्टर्न की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न में आपके मुख्यालय कहां पर हो जाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई सही आंसर होगा, राइट? ईस्टर्न में साथ साथ में अगर बात कर लेते हैं तो ईस्टर्न के मुख्यालय कहां पर आ जाते हैं? ईस्टर्न के मुख्यालय बच्चे आ जाते हैं विशाखापट्टनम में आ जाते हैं, है ना? और ईस्टर्न में आपके जो वर्तमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ है वो कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं राजेश पेंधारकर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? राजेश पेंधारकर हो जाते हैं। इसके अलावा सदर्न की बात करूं तो साउथ में आ जाओ तो साउथ में आ जाएगा भाई कोच्चि, ये तो सिंपल है। सो कोच्चि में हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं सदर्न नेवल कमांड के, है ना, दक्षिणी नौसेना कमांड के। इसके अलावा कोच्चि में बात करें तो आ जाएंगे आपके वी श्रीनिवास जो है क्या है फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ आपके हो जाते हैं। सो 3 है, आपको ध्यान रखना है वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न, इनके मुख्यालय मेन आप ध्यान रख लेंगे।
और जनवरी में चर्चा में थे संजय जसजीत सिंह, तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि कौन से नेवल कमांड के आपके क्या है फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य ने पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के लिए आपका जो है एनडीएल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एक सबमरीन टूरिज्म लॉन्च करने के लिए, तो सबमरीन टूरिज्म आपका लॉन्च किया जाएगा। तो भारत में अगर बात करें तो पनडुब्बी टूरिज्म कहीं नहीं है ना, कहीं आप पनडुब्बी में बैठकर जो है पर्यटन नहीं कर सकते, भारत में इस तरीके की सुविधा भी नहीं है। सो ऐसी सुविधा इसमें से एक राज्य में लॉन्च की जाएगी, वो राज्य कौन सा हो जाएगा? यस नागेंद्र प्रसाद, यस हरेंद्र, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गुजरात में लॉन्च किया जाएगा पनडुब्बी पर्यटन। इसके लिए एमडीएल क्या है? एमडीएल आपकी कंपनी का नाम है मैज़ेगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। मैज़ेगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, कई जगह आपने इसका नाम सुना होगा, है ना, शिप बिल्डर्स, जहाज बनाने का कई कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर जाते हैं भारत सरकार की तरफ से। सो एमडीएल जो है, एमडीएल बनाएगा आपका एमडीएल के साथ मिलकर क्या है गुजरात ये लॉन्च करेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो एमडीएल ये जहाज आपका तैयार करेगा, ये सब पनडुब्बी जो है एक तरीके से तैयार करेगा, राइट। सो ये पनडुब्बी आपकी तैयार की जाएगी और यहाँ पर ये पनडुब्बी पर्यटन जो है गुजरात के द्वारका शहर में जो है आपका लॉन्च किया जाएगा। यस, किसने लिखा है? वेरी गुड। 100 मीटर की गहराई में जो है बताया गया है फिलहाल के लिए लेकर जाया जाएगा पर्यटकों को, है ना, और समुद्र की गहराई में भाई चीजें जो है दिखाई जाएंगी कि कैसे ओशन लाइफ जो है वो कैसी होती है। सो गुजरात के द्वारा क्या है ये लॉन्च आपका किया जाएगा। तो इसी के साथ साथ गुजरात पहला राज्य बन गया है भारत का जो कि सबमरीन टूरिज्म जो है आपका लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जलीकट्टू का आयोजन हर वर्ष भारत के किस राज्य में किया जाता है? बिल्कुल ही जलीकट्टू बहुत ही बेसिक सवाल है। यहाँ पर अगर बात करें तो कहां पर होता है, फटाफट से बता देंगे। तो अभी हाल ही में जलीकट्टू का आयोजन किया है ना। जलीकट्टू की बात करें तो कहां पर होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? यस, सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में होता है। इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी हाल ही में कौन सा मेला हुआ है? वेस्ट बंगाल में भी इसी के साथ साथ हमने एक मेला पढ़ा था, कौन सा मेला हुआ है वेस्ट बंगाल में? बहुत मशहूर मेला है ना। तो कुंभ मेले के बाद जो है सबसे भीड़ भाड़ वाला मेला जो आता है वेस्ट बंगाल में आता है, क्या नाम हो जाएगा उसका? यस कल्याण, उसका नाम क्या हो जाएगा? गंगा सागर मेला। सो गंगा सागर मेला आपका हाल ही में वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया है। जलीकट्टू आपको पता है तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? बोला गया है कि बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में कार्यभार जो है वो किसने संभाला है? तेंजिन लेकफेल्ड, दिल्मा रोसेफ, इंद्रामणि पांडे या फिर विशाल वी वर्मा? तो बिम्स्टेक आपको पता होना चाहिए। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव में लिख देती हूँ फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पर अगर बिम्स्टेक की बात की जाए तो कहा गया है कि बिम्स्टेक के नए जो है ना महासचिव के तौर पर किसको चुना गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेरी गुड, ऑप्शन सी लिख रहे हैं। यस, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो इंद्रमणि पांडे जो है इनको चुना गया है। कौन से नंबर के बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 4th महासचिव जो है, ये बन जाएंगे 4थे सेक्रेटरी जनरल जो है बन जाएंगे ये बिम्स्टेक के। ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो ये जगह ले रहे हैं तेंजिन लेकफेल्ड की। इससे पहले तेंजिन लेकफेल्ड थी, तो तेंजिन लेकफेल्ड की जगह ले रहे हैं। वेरी गुड मीनू। बिम्स्टेक के साथ साथ में अगर हम लोग बात करते हैं तो बिम्स्टेक में आपके 7 सदस्य आ जाते हैं, 7 मेंबर्स आ जाते हैं। कब स्थापित हुआ है बिम्स्टेक की अगर बात करें तो कौन से वर्ष में स्थापना हुई है? तो ध्यान रखना है कि इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए महासचिव बन चुके हैं। ठीक, इन्होंने जगह ली है तेंजिन लेकफेल्ड की, चौथे ये जो है महासचिव बन गए हैं। 1967 ना भूलेंगे, है ना, 1967 में जो है आपका स्थापित हुआ है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इंद्रमणि पांडे आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया है? उज्जैन, ग्वालियर, रांची या फिर पटना? ग्वालियर, रांची, पटना या फिर उज्जैन? प्रसादम की अगर हम बात करते हैं तो प्रसादम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? प्रसादम हमने पढ़ा था कि ये क्या है? भारत की पहली जो है ना ये क्या है? फूड स्ट्रीट है जो बहुत ही हाइजीनिक है, जहां पर हर चीज जो है, हर खाने का जो आइटम है वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाया जाएगा। तो इसे कहां पर लॉन्च किया गया है? प्रसादम की अगर बात करें, यस पूरा प्रसादम को लॉन्च किया गया है कहां पर? उज्जैन में लॉन्च किया गया है। उज्जैन, सॉरी, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में क्या है? इसे लॉन्च किया गया है। यहां पर अगर बात की जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश। और यहीं पर इसी के साथ साथ लॉन्च किया गया था आपका, यहीं पर इसी के साथ साथ आपका लॉन्च किया गया था मनहित। तो इसी के साथ साथ आपका लॉन्च किया गया था मनहित एप्लीकेशन, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन भी, ये भी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो मनहित एप्लीकेशन मेंटल हेल्थ से आपकी जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रसादम जो है आपका भारत का पहला फूड स्ट्रीट है जहां पर खाने को बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, साफ और स्वच्छ तरीके से बनाया जाएगा। जैसे आरओ के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, ग्लव्स वगैरह पहन के सारा प्रॉपर खाना तैयार किया जाएगा। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं उज्जैन में उनके लिए खाना तैयार किया जाएगा। यहाँ पर फूड स्ट्रीट लॉन्च की गई है, कहां पर? उज्जैन मध्य प्रदेश में। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा गया है कि 2024 में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट इन 2024 कहां पर हुआ है अभी हाल ही में? साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, युगांडा या फिर भारत? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NAM की अगर बात की जाए तो NAM क्या हो जाता है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लॉन्च किया गया था, राइट, ताकि जो विकासशील देश है, जो विकासशील देश है उनके लिए इनको एक मंच मिल सके, उनको एक फोरम मिल सके अपने हित में बात रखने के लिए, राइट। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर हम NAM समिट की बात करें, ये साहिल। सो इसका आयोजन कहां पर? युगांडा के कंपाला में किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कंपाला युगांडा में इसका आयोजन बच्चे अभी हाल ही में किया गया है। ये 19th समिट हुआ है। फटाफट से बताओ कि 18th NAM समिट जो है वो कहां पर हुआ है? 18th NAM समिट जो है वो कहां पर किया गया है? अगर हम लोग बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 18th वाला कहां पर हुआ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यस, बाकू अजरबैजान हो जाएगा। यस सोमनाथ, बाकू अजरबैजान आपका बिल्कुल सही आंसर है। अजरबैजान में 18th समिट हुआ था। इसी के साथ साथ बात हो रही है अगर युगांडा की, तो युगांडा के प्रेसिडेंट का नाम बता देंगे मुझे कौन है वर्तमान में, और युगांडा में ही आपका करवाया गया है G7 समिट के द्वारा तीसरा थर्ड साउथ समिट भी यहीं पर सेम जगह करवाया गया है। थर्ड साउथ समिट भी G7 के द्वारा कहां पर साउथ समिट जो है ना तीसरा साउथ समिट आपका यहीं पर करवाया गया है। कौन हो जाते हैं यहाँ पर युगांडा के प्रेसिडेंट? योवेरी मुसेवेनी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? योवेरी मुसेवेनी हो जाते हैं। योवेरी मुसेवेनी हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कंपाला युगांडा में क्या है, दो चीजें हुई हैं। एक तो 19वां एनएम समिट हुआ है, नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हुआ है, और इसी के साथ साथ G7 के द्वारा थर्ड साउथ समिट भी आपका सेम जगह कंपाला युगांडा में ही करवाया गया है। तो ये दो मुख्य चीजें हुई हैं, दोनों में भारत की तरफ से जो है। अगर बात करूं मैं एनएम समिट में, तो यहाँ पर जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं, और अगर मैं बात करती हूँ G7 के द्वारा करवाए गए तीसरे साउथ समिट की, तो यहाँ पर हमारे राज्य विदेश मंत्री वी मुरलीधरन जो है मौजूद रहे हैं। आगे आते हैं, भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? कहां पर हुआ भारत का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार शो, ग्लोबल ट्रेड शो जो है वो कहां पर हुआ है? राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र? बहुत सिंपल आंसर है इसका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुजरात यहाँ पर फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गुजरात की अगर बात करें, जिसे पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया जा चुका है, जिसे पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया का टाइटल भी जो है पिछले महीने दिया गया था, जहां पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में जो है ये राज्य सबसे ऊपर आ जाता है, यहाँ पर हुआ है अभी हाल ही में वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट, है ना। वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट जो है अभी हाल ही में आपका यहीं पर आयोजित किया गया है, राइट। यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन रहे थे? यहाँ पर चीफ गेस्ट रहे थे कौन से देश के प्रेसिडेंट? सो यहाँ पर चेक रिपब्लिक जो है, जो चेक रिपब्लिक है उसके प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर क्या है, चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे थे। कौन हो जाएंगे? पेट्रो फियाला हो जाएंगे। सो पेट्रो फियाला क्या है यहाँ पर चीफ गेस्ट थे वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट में, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉट पीएम मोदी, आप बोलेंगे चेक रिपब्लिक के पेट्रो फियाला जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर इस गुजरात समिट के क्या है मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। बहुत बड़ा आपका ये इवेंट हुआ था, है ना। गेटवे टू द फ्यूचर इसका विषय रहा था। तो ये भारत अब तक का सबसे बड़ा जो है व्यापार शो रहा, ट्रेड शो रहा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, गुजरात आपका बच्चे बिल्कुल सही जवाब होगा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एम. नरवणे, अमिताभ घोष, रघुराम राजन या फिर शशि थरूर? बात अगर यहाँ पर की जाएगी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब जो है वो किसने लिखी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एम.एम. नरवणे, अमिताभ घोष, रघुराम राजन या फिर शशि थरूर। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी कहा गया है, तो ये किसने लिखा है? एम.एम. नरवणे ने लिखा है। एम.एम. नरवणे कौन थे? जल्दी से बताएंगे एम.एम. नरवणे कौन है? एम.एम. नरवणे ने क्या है अपनी आत्मकथा लिखी है, एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अपनी जर्नी के बारे में लिखा है। जो रघुराम राजन कह रहे हैं, रघुराम राजन की अगर बात करें तो ये क्या है? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, पूर्व आरबीआई गवर्नर आपके रह चुके हैं। इनकी भी किताब अभी हाल ही में एक आई थी, रीसेंट बुक है इनकी किताब का नाम हो जाएगा ब्रेकिंग द मोल्ड, है ना। ब्रेकिंग द मोल्ड ये किताब इन्होंने रोहित लांबा के साथ मिलकर लिखी है ना। तो ब्रेकिंग द मोल्ड इनकी किताब का नाम हो जाएगा। एम.एम. नरवणे कौन हो जाएंगे? फॉर्मर, पूर्व लगा लो, फॉर्मर, है ना। फॉर्मर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएंगे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे हो जाएंगे। एम.एम. नरवणे 28 में जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में जो है इस किताब में लिखा है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, which actor won the Golden Globe for Best Performance by a Male Actor in 2024? रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किलियन मर्फी, ब्रेंडन फ्रेजर या फिर विल स्मिथ? सो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आके अभी हाल ही में दिए गए हैं। ये सेरेमनी अभी हाल ही में हुई थी कैलिफोर्निया में। यहाँ पर क्या है बोला गया है कि मेल एक्टर के लिए जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो मेल एक्टर के लिए यस कल्याण, यस अमित। मेल एक्टर के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आप बोलेंगे कि किलियन मर्फी को जो है वो दिया गया है। और फीमेल एक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो फीमेल एक्टर के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फीमेल एक्टर के लिए पुरस्कार दिया गया है लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया है। लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया है। इसी के साथ साथ बेस्ट मूवी आपकी कौन सी रही है? ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मूवी जो है आपकी कौन सी रही है ड्रामा कैटेगरी में? तो यहाँ पर जीती है ओपेनहाइमर। यहाँ पर जीती है कौन सी मूवी? यहाँ पर जीती है ओपेनहाइमर, राइट। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी जो है ना बेस्ट मूवी कॉमेडी की श्रेणी में या म्यूजिकल की श्रेणी में, कॉमेडी या फिर म्यूजिकल की श्रेणी में कौन सी रही है? तो आ जाती है यहाँ पर पुअर थिंग्स आ जाती है। ये 4 आपको बस ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये 4 आपको बस ध्यान रखने हैं। यहाँ पर किलियन मर्फी जो है सही आंसर हो जाएगा। ओपेनहाइमर को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। ओपेनहाइमर बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, यहाँ पर ओपेनहाइमर को भी मिला है और उन्हीं के एक्टर है किलियन मर्फी, आयरिश एक्टर है किलियन मर्फी, जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10, 11, 12 या फिर 13 जनवरी? वर्ल्ड हिंदी डे की अगर हम लोग बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 10, 11, 12 या फिर 13 जनवरी, है ना। अगर बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। थीम क्या हो जाती है इसकी? 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस वेरी गुड मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में जो है पहली बार हिंदी भाषा जो है आपकी यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो है बोली गई थी हिंदी भाषा, राइट। इसी के साथ साथ हिंदी दिवस भी भारत में मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका अलग जो है ना डेट को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को जो है हर साल क्या है हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है ना। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। थीम क्या हो जाएगी यहाँ पर साथ साथ में? तो थीम आप बोलेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई, है ना। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई, ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई क्या है इसका विषय रहा है? ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 जनवरी। सी ड्रैगन अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? भारत, यूएसए, यूएई या फिर मलेशिया? तो ये अभी हमने देखा भी था। सी ड्रैगन एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था क्लास में कि इस साल कोऑर्डिनेशन और साउथ कोरिया ने क्या है इस अभ्यास में भाग लिया है। ये चौथा संस्करण रहा है, 4th एडिशन जो है हमें देखने को मिला है, जिसको होस्ट किसके द्वारा किया गया है? वेरी गुड, बिल्कुल सही खातून। सही आंसर क्या हो जाएगा? नो नॉट इंडिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? मयंक, यस यूएसए हो जाएगा, ठीक है। यूएस नेवी के द्वारा सी ड्रैगन एक्सरसाइज को होस्ट आपका किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर आप क्या बोलेंगे?
सही आंसर आप बोलेंगे ऑप्शन बी, यूएसए के द्वारा इसको होस्ट किया गया है, जहां पर क्वाड में कौन से नेशंस आ जाते हैं बच्चे, क्वाड नेशंस और साउथ कोरिया ने भाग लिया है। क्वाड में कौन से नेशंस आ जाते हैं, ये इसका बता। P8I एयरक्राफ्ट है आपका, जिसने भारत की तरफ से यहां पर भाग लिया है, P8I एयरक्राफ्ट है, वेरी गुड। और इसके साथ साथ क्या पढ़ा था, क्वाड नेशंस बताइए, क्वाड में कौन से देश आते हैं, कितने देश आते हैं, देवशीष लिखा है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और नो नॉट साउथ कोरिया। तो 4 देश इसमें कौन से आ जाते हैं बच्चे, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, है ना। सो इंडिया तो है ही, ऑस्ट्रेलिया भी है ही, है ना, जापान आ जाता है और यूएस आ जाता है, जापान आ जाता है और यूएस आ जाता है। तो ये 4 देश तो हो गए, और प्लस साउथ कोरिया ने सी ड्रैगन एक्सरसाइज में भाग लिया है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ क्वाड नेशंस की, तो सिर्फ क्वाड नेशंस भी आपके मालाबार एक्सरसाइज में भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है कि सी ड्रैगन यूएस के द्वारा होस्ट की गई है, 4था संस्करण रहा है भारत की तरफ से, P8I एयरक्राफ्ट आपका रहा है। आगे आते हैं, कौन सा देश जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करेगा। यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है, इसकी जो मीटिंग होने वाली है इस साल, वो कौन से देश में होने वाली है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है कि कहां पर होने वाली है इस साल, यस भारत में होने वाली है, बिल्कुल सही बच्चा, भारत में होने वाली है, इंडिया में होने वाली है इस साल यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक होने वाली है, यस राजू। और ये पहली बार फर्स्ट टाइम जो है भारत इसको होस्ट करने वाला है, राइट। यहाँ पर अगर बात करें तो ये कौन सी मीटिंग होने वाली है इस साल, 46th मीटिंग है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की, विश्व धरोहर समिति की, जो कि भारत होस्ट करेगा नई दिल्ली में, राइट। बोला गया है कि जुलाई में ये मीटिंग आपकी होस्ट की जाएगी, भारत इसे होस्ट करेगा। इसके अलावा बात करूं 45th मीटिंग जो है आपकी कहां पर हुई थी, तो 45th आपकी जो है ये रियाद सऊदी अरेबिया में इसको होस्ट जो है वो किया गया था इस मीटिंग में, जहां पर हमें 2 नए विश्व धरोहर स्थल जो है भारत को मिले थे, शांति निकेतन और होयसला टेंपल कर्नाटक के, राइट। अगर मैं बात करूं इस साल के लिए कौन सा जो है ना नॉमिनेट किया गया है, 2024 से 25 के लिए अभी हाल ही में नॉमिनेट किया गया है, हमने पढ़ा है कल ही, है ना। तो भारत की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री गई है वो कौन सी गई है, क्या बोलेंगे उसे हम, भारत की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री गई है इस साल कि भाई इसे विश्व धरोहर स्थल बनाइए, तो वो कौन सी गई है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सूरज प्रताप, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स बोलेंगे, हम बोलेंगे मराठा मिलिट्री परिदृश्य या लैंडस्केप्स आप बोल सकते हैं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो है ना इन लैंडस्केप्स में टोटल 12 आपके अलग अलग किले और स्थान आते हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र के हैं और एक है तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट, ठीक। तो भारत की तरफ से मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स इस साल के लिए नॉमिनेट किया गया है, और इसी साल भारत ही खुद ही होस्ट कर रहा है इस मीटिंग को, मेजबान भी खुद ही है, तो ध्यान रखना है आपको। उत्तर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का मेजबान कौन सा शहर रहा, लाओस, लुजानिक, कुआलालंपुर या फिर दावोस। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम लोग बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है, इसी के साथ साथ कई एमओयूज भी साइन हुए हैं, कई एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट यहाँ पर जो साइन हुआ था वो था तेलंगाना के साथ साइन हुआ था, जिसके तहत तेलंगाना में जो है C4IR है ना, सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है स्थापित किया जाएगा, यानी कि औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र जो है क्या है स्थापित औद्योगिक क्रांति के लिए क्या है ये केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ तो ये मीटिंग कहां पर हुई है, मीटिंग निशी सिंह, ये मीटिंग हुई है कहां पर, दावोस स्विट्जरलैंड में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक आपकी रही है, 52nd मीटिंग रही है। और अगर साथ साथ में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना खुद की कब हुई है, 1961 में, जिसके भी हेडक्वार्टर्स जो है वो स्विट्जरलैंड में आ जाते हैं। स्विट्जरलैंड में कॉलोनी में इसके क्या है आपके हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो कई रिपोर्ट्स हम लोग इनकी पढ़ते रहते हैं, आपकी जेंडर गैप रिपोर्ट हो गई, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स हो गया, तो कई सारे इंडेक्स है जो जारी करता रहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसकी जो वार्षिक मीटिंग हुई है अभी वो कहां पर, वो दावोस में हुई है, ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 9वें संस्करण की मेजबानी किसने की है, नई दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद या फिर नोएडा। 9th एडिशन जो हुआ है साइंस फेस्टिवल का, अगर उसकी साथ साथ में बात कर लेते हैं तो ये कहां पर हुआ है ना, और राज्य बता देंगे साथ साथ में तो अच्छा रहेगा कि भारतीय विज्ञान महोत्सव जो है ये कहां पर हुआ है इस साल। तो यस, कौन सा संस्करण हुआ है, 9वां संस्करण हुआ है। पिछला कहां पर हुआ था, वेरी गुड, फरीदाबाद, यस अभिषेक यादव, हरियाणा, फरीदाबाद शहर में क्या है इसका आयोजन आपका किया गया, फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन जो है बच्चे को किया गया है। यहाँ पर साथ साथ में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पिछला एडिशन कहां पर बताया था, लास्ट एडिशन 8th एडिशन कहां पर हुआ था, थीम भी पढ़ी थी हमने, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, इस साल का ये थीम रखा गया था। वेरी गुड निशु कुमारी, बिल्कुल सही लिखा है। पिछले साल का कोई नहीं बता रहा, 8th, यस 8th की अगर हम बात करें तो भोपाल में, है ना, भोपाल मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। जो 8th हुआ था वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इसकी शुरुआत जो हुई थी कौन से वर्ष में हुई थी, तो शुरुआत आप बोलेंगे साल 2015 से। ये साइंस फेस्टिवल जो है ये हर साल अलग अलग जगहों पर करवाया जाता है, और इस साल फरीदाबाद में हुआ है, ध्यान रखिए, एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ सकता है। सो ऑप्शन बी फरीदाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या फिर गोवा। सो भारत का सबसे लंबा जो समुद्री पुल है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, यहाँ पर सही उत्तर क्या बोलेंगे आप लोग, वेरी गुड, सबको पता है नाम क्या हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र में हुआ है। और इसे नाम क्या दिया गया है, इसे नाम दिया गया है अटल सेतु। इसे नाम क्या दिया गया है, इसे नाम दिया गया है अटल सेतु। सबसे लंबा ब्रिज भी है और सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। इसकी लंबाई की अगर बात कर लेते हैं, सबसे लंबा कहा गया है तो लंबाई जो है इसकी कितनी हो जाती है, 21.8 किलोमीटर की इस पुल की लंबाई हो जाती है, जो कि मुंबई से रायगढ़ को कनेक्ट कर रहा है, जो कि मुंबई से रायगढ़ को कनेक्ट कर रहा है। सो ये क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह पुल जो है रखा गया है, अटल सेतु इसे नाम दिया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, है ना। सो ध्यान रखना है कि अटल सेतु का उद्घाटन जो है हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। पीएम मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन जो है रिसेंटली महाराष्ट्र में किया गया था। आगे आते हैं, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये भी बता दो।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर डेज एक बार देख लेंगे आसपास जो इंपॉर्टेंट आते हैं। 15 जनवरी को आ जाता है आर्मी डे, 14 जनवरी को आ जाता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे पढ़ा था, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे आ जाता है ना, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे आ जाता है। इसके साथ साथ 16 जनवरी को हम लोग कौन सा दिन मना लेते हैं, इंपॉर्टेंट डे है आपका, स्टार्टअप डे हम लोग मना लेते हैं। नेशनल स्टार्टअप डे हमारा आ जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हमारा आ जाता है, नेशनल स्टार्टअप डे जो है हम लोग यहाँ पर मना लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ इस साल स्टार्टअप डे जो आपका मनाया गया है ना, यहाँ पर अवार्ड भी आपके दिए गए हैं। तो जो बेस्ट परफॉर्मर्स बच्चे यहाँ पर रहे हैं, है ना, जिन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है, बेस्ट परफॉर्मर्स में आपके 3 स्टेट्स रहे हैं। कौन से 3 स्टेट हो जाएंगे इस साल, है ना, क्योंकि आपकी नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग भी क्या है, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग भी आपकी इस साल जारी की गई थी, स्टार्टअप रैंकिंग भी जारी की गई है पीयूष गोयल के द्वारा, राइट। तो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर्स आपके कौन से 3 हो जाएंगे, वेरी गुड, सूरज प्रताप, गुजरात, कर्नाटक और केरला हो जाएंगे। सो बेस्ट परफॉर्मर्स गुजरात, कर्नाटक और केरला आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर, है ना। सो ये डे भी आपका मनाया गया है। इसी के साथ साथ अगर मैं आर्मी डे पर आ जाती हूँ, 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे कौन, KM करियप्पा बने थे सबसे पहले कमांडर इन चीफ, है ना। तो फ्रांसिस बुचर से जो है वो लास्ट ब्रिटिशर थे और उसके पहले भारतीय कमांडर इन चीफ हमारे बने थे KM करियप्पा। इसी तारीख को बने थे 15 जनवरी को, इसलिए क्या है 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं आर्मी डे। और 14 जनवरी को वेटरन डे मनाते हैं क्योंकि सेम KM करियप्पा जो है 1953 में रिटायर हो गए थे। इसके साथ साथ एक डे हम लोग और पढ़ लेते हैं। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे जो है आपका वो मनाया जाता है। सो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है भारत में, 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जो है जन्म तिथि आती है, बर्थ एनिवर्सरी आती है। एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग कि इस साल जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है, जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है बच्चे, वो कहां पर हुआ है ना। नेशनल यूथ फेस्टिवल जो इस साल 26वां करवाया गया है, ये कहां पर हुआ है, अगर मैं इसकी बात कर लेती हूँ, नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां पर करवाया गया है, यूथ डे आ जाएगा 12 जनवरी को, उसी के उपलक्ष्य में क्या आ जाएगा, यूथ फेस्टिवल आ जाएगा। वेरी गुड बच्चे, यस शुभम, कहां पर हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि इस साल जो है नासिक महाराष्ट्र में जो है क्या है, ये फेस्टिवल आपका करवाया गया है। ठीक है, तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, युवा दिवस, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे आ जाएगा, सप्ताह भी आता है इसका, और 14-15 जनवरी आपके आर्म फोर्सेस से क्या है रिलेटेड रहेंगे। तो इंडियन आर्मी डे की बात करें तो 15 जनवरी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो क्या रहा है, 79, 59, 60th या फिर 80th, है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत, यस अभिषेक, यस 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 अमन चौहान, यस कारण, सही आंसर क्या बोलेंगे आप, 80th पोजीशन पर भारत यहाँ पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका जारी किया गया फिर से इस साल जनवरी के महीने में, राइट। सो पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो क्या होता है इसमें कि पासपोर्ट की रैंकिंग की जाती है, कौन से देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है उसको उतनी ही टॉप पर रखा जाता है। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत 80th पोजीशन पर रहा है। भारत का पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो वो 62 डेस्टिनेशन जो है, स्थान या स्थल जो है क्या है, कवर कर सकता है बिना वीजा अप्लाई किए। इसी के साथ साथ भारत ने पोजीशन शेयर की है उज्बेकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान भी आपका क्या है 80th पोजीशन पर रहा है। बात अगर करें फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे 6 नेशंस रहे हैं, 6 देश आपके रहे हैं, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, सिंगापुर और जापान, है ना। फ्रांस, स्पेन, सिंगापुर और जापान, ये 6 देश हैं आपके जो कि क्या है इस साल टॉप पर रहे हैं इस पासपोर्ट में। सिंगापुर और जापान तो यूजुअली टॉप पर रहता ही है, तो ये 6 देश हैं जो कि क्या है फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं। भारत यहाँ पर 80th पोजीशन पर रहा है। और लास्ट रैंक किसकी रही है, लास्ट रैंक किसकी रही है, आखिरी स्थान पर कौन सा देश रहा है, कौन सा बोलेंगे किसका पासपोर्ट जो है दुनिया भर में सबसे कमजोर है। सो लास्ट पोजीशन पर कौन सा आ जाएगा, सो लास्ट पोजीशन पर कौन सा आ जाएगा आपका, अफगानिस्तान आ जाएगा। वेरी गुड, सो लास्ट पोजीशन पर चला जाता है अफगानिस्तान, जो कि लीस्ट पावरफुल कंट्री हो जाता है, मतलब लीस्ट जिसका पासपोर्ट जो है सबसे कमजोर है, राइट। और इंडिया का स्थान जो है 80th है, पहले भी 80th ही था, अभी भी 80 ही है। आगे आते हैं विंग्स इंडिया 2024 का मेजबान कौन सा शहर है, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर मुंबई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विंग्स इंडिया 2024 आपका करवाया गया है। इसका जो विषय रखा गया था वो रखा गया था एडवांस्ड एयर मोबिलिटी। एडवांस्ड एयर मोबिलिटी के ऊपर क्या है ये आपका करवाया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट जो है इसे कहा गया है। तो ये कहां पर हुआ है, हैदराबाद में। और हैदराबाद के कौन से एयरपोर्ट पे बोलेंगे आप लोग, हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर बचे। विंग्स इंडिया यहाँ पर करवाया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, है ना, और भी आपके 2-3 संगठन थे जिनके द्वारा करवाया गया है। तो क्या है ये सिविल एविएशन के द्वारा इसको होस्ट, सिविल एविएशन का आपका इवेंट था। आपका एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, एयरपोर्ट हो जाएगा बेगमपेट एयरपोर्ट। कौन सा हो जाएगा, बेगमपेट एयरपोर्ट जो है आपका हो जाएगा जहां पर इसका आयोजन जो है किया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हैदराबाद। सहयोग काइजन अभ्यास के साथ साथ में बात कर लेते हैं। सहयोग काइजन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यूएस, कजाकिस्तान, जापान या फिर रशिया। यूएस, कजाकिस्तान, जापान या फिर रशिया। सहयोग काइजन इन दोनों में से किसके साथ हुआ है, अभी आ रहे हैं शशांक इस क्वेश्चन पे, रुको 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 जरा। यस, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सहयोग काइजन की बात अगर करें तो भारत और जापान के बीच, है ना, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, एक प्रश्न का आंसर करेंगे कि भारत की तरफ से यहाँ पर कौन सा जहाज जो है मौजूद था, जहाज का नाम आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि ये क्या है दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के बीच की एक्सरसाइज है। दोनों देशों के जो तटरक्षक बल है, कोस्ट गार्ड जो है, उनके बीच का आपका ये अभ्यास है, राइट। यस, बिल्कुल सही। किसने लिखा था कि याशिमा, और बिल्कुल सही लिखा है। अगर बात की जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शौर्य हो जाएगा और वहां से जापान की तरफ से हो जाएगा याशिमा जहाज हो जाएगा। तो दोनों जहाजों ने भाग यहाँ पर लिया है। साल 2006 से आपका ये अभ्यास जो है वो हो रहा है। भारत और जापान दोनों के बीच का आपका ये अभ्यास है। ध्यान रखेंगे कि कोस्ट गार्ड के बीच होता है, क्योंकि बहुत ही कम अभ्यास है जैसे कोस्ट गार्ड के साथ होते हैं। यूजुअली क्या है
कि नौसेना आ जाती है, वायुसेना या सेना के साथ इस तरीके के अभ्यास किए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो है एक्सरसाइज सहयोग काइजन जो है अभी जापान के साथ किया गया है। फीफा मैच प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी, नेमार या फिर एर्लिंग हालैंड? तो इसका आंसर सबको पता ही है कि फीफा मैच प्लेयर ऑफ द ईयर के तौर पर किसे घोषित किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लायनल मेसी। वेरी गुड सर, सही आंसर क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी। कहां के प्लेयर है लियोनेल मेसी? फटाफट से बताएंगे। सो लियोनेल मेसी को दिया गया है फीफा के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब। साथ साथ में अगर मैं वुमेन्स की बात कर लेती हूं, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? सो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है किसको? एटाना बोनमती को दिया गया है। किसको दिया गया है? एटाना बोनमती को दिया गया है, जो कि आपकी स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर है, राइट। सो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, इतना तो पता होगा। अर्जेंटीना बच्चा, अर्जेंटीना के हैं, ठीक है, अर्जेंटीनियन प्लेयर हैं, अर्जेंटीना बोलेंगे, सर्बिया नहीं बोलेंगे। लियोनेल मेसी की बात करें तो लियोनेल मेसी और एटाना बोनमती ये दोनों ही फुटबॉल के बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। आपके पिछले साल दोनों को ही बैलन डॉर पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया था। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है प्रश्न के आधार पर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्ब्स की सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है? यूएस डॉलर, यूरो, बहरीनी दिनार या फिर कुवैती दिनार? तो हमने पढ़ा था कि टॉप 10 करेंसीज की सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई थी। फोर्ब्स क्या है? एक बिजनेस मैगजीन है अमेरिका की। यहाँ पर बात करें तो फोर्ब्स के द्वारा टॉप 10 करेंसीज की सूची जो है वो क्या है? जारी की गई थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो कौन सी हो जाती है? यस प्रदीप, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है कुवैती दिनार हो जाती है। सो कुवैती दिनार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इंडिया का जो रुपीज है उसकी रैंकिंग नहीं है कहीं भी। लीस्ट जो है आपका, यानी कि जो चीपेस्ट करेंसी है, अगर मैं बात करती हूँ चीपेस्ट की भी जो है ना लिस्ट फोर्ब्स ने जारी की थी, तो चीपेस्ट के हिसाब से आपका आ जाता है ईरानियन रियाल जो है आपका आ जाता है चीपेस्ट करेंसी दुनिया में, राइट। और सबसे महंगी जो मुद्रा है वो हो जाती है कुवैती दिनार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हर साल मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19, 20, 21 या फिर 22 जनवरी? सो मेघालय फाउंडेशन डे की अगर मैं बात करती हूँ तो एक बात मुझे बताएंगे कि मेघालय के साथ साथ और दो कौन से राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस इसी तारीख को होता है? सो 21 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। 21 जनवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेघालय स्थापना दिवस। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो मेघालय के साथ साथ जो है ना और कौन से दो राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस आता है? फटाफट से कौन से? यस, मिजोरम और त्रिपुरा। वेरी गुड। अगर हम लोग बात करते हैं तो त्रिपुरा, मिजोरम और आपका आ जाता है मेघालय, है ना। तो तीन राज्य आ जाते हैं जिनका 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो जनवरी महीने में दो और राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस आता है। एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो दिवस है, यूपी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो आ जाता है 24 जनवरी को हर साल जो है वो मनाया जाता है ना। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश दिवस भी आपका मनाया जाता है। अगर हिमाचल प्रदेश दिवस की मैं बात करती हूँ तो हिमाचल प्रदेश दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। हिमाचल प्रदेश दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? हिमाचल का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25 जनवरी को आ जाएगा, 25 जनवरी को आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है 5 स्टेट्स का फाउंडेशन डे आप कह सकते हैं कि जनवरी में मनाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बोले तो इनका जो फाउंडेशन डे है ये कब आ जाएगा? 21 को आ जाएगा। तीनों राज्यों को स्टेटहुड जो है 1972 में जो है वो दिया गया था। आगे आते हैं। कौन सा देश चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला 5वां देश बन गया है? जापान, भारत, यूके या फिर जर्मनी? 5th नेशन जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट जो है चांद पर उतारा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। वेरी गुड। अगर बात करते हैं तो जापान आपका सही आंसर हो जाएगा। जापान के इस मिशन का नाम क्या हो जाएगा? स्लिम, है ना। स्लिम या फिर स्पाइनल मिशन की कई जगह जो है वो कहा गया है। तो यहाँ पर अगर स्लिम की बात करते हैं तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसके तहत क्या है? जापान 5वां देश बन गया है जिसने अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड किया है सफल तरीके से, राइट। इससे पहले यस जाक्सा हो जाती है इसकी स्पेस एजेंसी। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही। जाक्सा इसकी स्पेस एजेंसी हो जाती है जापान की। ध्यान रखना है कि जाक्सा स्पेस एजेंसी का नाम है जो कि मिशन लॉन्च करती है, मिशन का नाम नहीं है जाक्सा, राइट। 5वां देश बन गया है। इससे पहले कौन से 4 देश हो चुके हैं, राइट? कौन से? आपका रशिया हो चुका है, यूएस हो चुका है, चाइना हो चुका है और भारत। ये 4 देश ऑलरेडी